हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश प्रजापत और आज जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बात बता दूं अपने को, एनसीईआरटी पे मेन फोकस्ड रहना, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ना, एक भी वर्ड नहीं छोड़ना और कोरिलेट करते हुए पढ़ना है। 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी को डिटेल में कोरिलेट करवाते हुए एक एक वर्ड एक एक लाइन को मैं पूरा समझाने का अथक प्रयास करूंगा तुम्हें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो सबसे पहले जो ये माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो वर्ड का मतलब होता है सूक्ष्म। माइक्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म, छोटा। छोटा अपनी सराउंडिंग एनवायरनमेंट में अपने चारों तरफ बहुत सारे छोटे 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 सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। और ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि कुछ को तो अपन अपनी नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते, नग्न आंखों से देख ही नहीं सकते। बिल्कुल एनसीईआरटी की बात बोल रही। उनको देखने के लिए अपने को माइक्रोस्कोप की नितांत आवश्यकता होती है। माइक्रोस्कोप होगा तो ही उनको अपन देख पाएंगे। तो ये जो सूक्ष्म जीव अपने चारों तरफ पाए जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, सैकड़ों सैकड़ों टाइप के। एनसीईआरटी 11वीं के अंदर लिख रही कि अगर मैं मुट्ठी भर एक मिट्टी उठाऊं और उसमें मैं बैक्टीरिया देखूं तो 100 टाइप्स के, 100 नहीं 100 टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे। तो इतने सारे बैक्टीरिया अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है। तो ये जो माइक्रोब्स हैं, ये कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, मानव के लिए बेनिफिशियल है या हार्मफुल है, इन सब के बारे में इस चैप्टर में डिटेल में दे रखा है। उन सब के बारे में अपन लाइन, हर एक लाइन को फोकसित करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनका आवास क्या है, इनका हैबिटेट क्या है माइक्रोब्स का, और ये माइक्रोब्स कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या होता है। हैबिटेट, आवास, इसकी बात करें पर आवास की, हैबिटेट माइक्रोब्स। तो इनका जो आवास होता है, हैबिटेट होता है, ये रहते हैं कहाँ पे, हैबिटेट। तो इनका आवास बड़े कोस्मोपोलिटन होते हैं, सर्वव्यापी। क्या होते हैं? सर्वव्यापी, सब जगह मिल जाएंगे, कोस्मोपोलिटन होते हैं। कोस्मोपोलिटिक, सर्वव्यापी, सब जगह मिल जाएंगे। सर्वव्यापी का मतलब ये मिल जाएंगे बेटा आपको एयर के अंदर, हवा में, सोयल के अंदर मिल जाएंगे, मृदा के अंदर, वाटर में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, उसके अलावा ये ह्यूमन की जो खुद इंटेस्टाइन होती है, वो बेजोड़ घर होती है सूक्ष्म जीव का, ह्यूमन इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन के अंदर भी अपने को क्या मिल जाएंगे? माइक्रोब्स मिल जाएंगे। प्लांट के ऊपर एंड एनिमल्स, मतलब सब जगह, एवरीवेयर प्रेजेंट, कोस्मोपोलिटन। तो इसका मतलब आपको जो ये माइक्रोब्स है सब जगह नजर आएंगे, सब जगह मिल जाएंगे, एयर में, सोयल में, वाटर में, इंटेस्टाइन में, प्लांट एंड एनिमल। इसके अलावा ये तो है ही है, इसके अलावा विपरीत से विपरीत परिस्थितियों के अंदर, अनफेवरेबल कंडीशन में, चरम परिस्थितियों में भी क्या कौन मिल जाएंगे आपको? बैक्टीरिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनसीईआरटी कह रही है और अभी मैं आपको दिखा दूंगा, देखो कहाँ पे जिक्र कर रखा है। तो अनफेवरेबल कंडीशन, चरम परिस्थितियां, विपरीत, विपरीत परिस्थितियां, अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, वहां पे भी। और जो ये विपरीत परिस्थितियां कौन कौन सी है, कहां कहां प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले अपन बात कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे सो जहां सो जो बड़ी बड़ी तापीय चिमनियां होती है, थर्मल प्लांट, थर्मल प्लांट, यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा, जो बड़ी बड़ी तापीय चिमनियां होती है, थर्मल प्लांट, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा टेम्परेचर, से भी ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर, वहां पे भी आपको कौन मिल जाएंगे? माइक्रोब्स मिल जाएंगे। उसके अलावा हेलोफिल्स एरिया, हेलोफिल्स एरिया, हॉट स्प्रिंग, गर्म झरनों में, और सबसे इंपॉर्टेंट मार्स इलाका, जो अभी अपने गुजरात पास में ये दलदली इलाका, मार्स इलाका, वहां पे भी अपने को बैक्टीरिया मिल जाएंगे। ये भी मैं तुम्हें एनसीईआरटी के अंदर दिखाऊंगा, मार्स एरिया,
वहां पे भी अपने को कौन मिलेंगे, माइक्रोब्स। उसके अलावा विपरीत से विपरीत परिस्थिति जहां पे सूर्य का प्रकाश पहुंचना ही मुमकिन नहीं है, वहां पे भी अपने को कौन मिल जाएंगे, बैक्टीरिया। जहां सूर्य का प्रकाश, सनलाइट जहां सूर्य का प्रकाश 500 मीटर से नीचे की गहराई तक, नीचे की गहराई तक नहीं पहुंच पाता, वहां पे भी आपको, वहां भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ये लिख लेना बेटा, वहां भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये एवरीवेयर, ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसकी मैं एनसीईआरटी के अंदर आपको एक लाइन बता रहा हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे जो ये बात कर रहा है गोरा, पृथ्वी पर प्रकाश की उपलब्धता तापमान से निकटता से संबंधित, क्योंकि दोनों का स्रोत सूर्य है, लेकिन महासागरों की गहराई 500 मीटर से भी अधिक में पर्यावरण निरंतर अंधकार में रहता है। मतलब कि समुद्रों के अंदर 500 मीटर से नीचे आप गहराई में चले जाओगे ना, तो वहां पे कोई लाइट ही नहीं जा पाती, सनलाइट ही नहीं जा पाती, और वहां रहने वालों को ये मालूम ही नहीं कि सूर्य नामक कोई खगोलीय ऊर्जा का भी कोई स्रोत है क्या। उन वहां पे भी जीव, ये कहने का मतलब है कि वहां पे भी जो आर्की बैक्टीरिया वो प्रेजेंट होता है इतना डीपली, जहाँ कोई नहीं पाया जाता वहां कौन पाया जाता है, आर्की बैक्टीरिया। तो उसकी बात कर रहा, वहां पे निरंतर अंधकार में वातावरण में भी कौन रहता है, आर्की बैक्टीरिया। लेकिन क्वेश्चन ये उठ रहा है यहाँ पे एनसीईआरटी का कि उनको ऊर्जा कौन देता है। अगर सूर्य ऊर्जा नहीं दे रहा, उनको ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो आप मुझे कमेंट में बताओगे कि उनको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज है। उसके अलावा अपन बात कर सकते हैं 11th की एनसीईआरटी के अंदर जो आर्की बैक्टीरिया होता है, विपरीत से विपरीत परिस्थितियां जहां कोई नहीं पाया जा सकता वहां आर्की बैक्टीरिया। तो ये जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं उनकी गट में, ठीक है, रूमिनेंट एनिमल की गट में प्रेजेंट होता है जो मिथेनोजन बैक्टीरिया, जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, वो मार्सी मेडो इलाका, दलदली क्षेत्र, अनूप क्षेत्र, ठीक है, एकदम मार्सी इलाकों में पाया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका भी जिक्र कर रखा है, यहाँ से पक्का आर्की बैक्टीरिया से एक क्वेश्चन 100% आता है। तो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों के अंदर यदि कोई सर्वाइव करता है तो वो कौन होता है बेटा, आर्की बैक्टीरिया होता है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो माइक्रोब्स हैं ये कौन कौन से हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जिक्र करेंगे, फिर उसके बाद में अपन जो है ह्यूमन प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। देखो एनसीईआरटी जो लिख रही है माइक्रोब्स के बारे में, माइक्रोब्स कौन कौन से, माइक्रोब्स की अपन बात करें तो इसके अंदर कौन कौन आता है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, उसके अलावा कौन आता है, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगस, माइक्रोस्कोपिक प्लांट, माइक्रोस्कोपिक प्लांट। यहाँ पे ये फाइटोप्लैंक्टन की बात कर रहा, पादप पल्लवों की, फाइटोप्लैंक्टन जो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं समुद्रों के अंदर, फाइटोप्लैंक्टन। इसके अलावा अपन बात करते हैं कौन, इंपोर्टेंट चीज ये भी लिख रही थी, वायरस। उसके अलावा लाइकेन, उसके अलावा प्रियोन। जो प्रियोन्स होता है बेटा ये इन्फेक्टेड प्रोटीन होती है, ये जीव नहीं होता है, इन्फेक्टेड प्रोटीन, ठीक है, ये डिजीज कॉज करता है। अपन 11वीं का जो चैप्टर दे रखा वहां पे प्रियोन्स के बारे में वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डिजीज कॉज करता है। फिर आता वायरस, वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की यूजर कड़ी है, नॉन लिविंग एंड लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग
तीसरा ये वायरस और उसके बीच की कनेक्टिंग लिंक क्यों है, वो इसलिए कि जैसे वायरस का क्रिस्टल, ये बाहर जब होता है तो क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे कोई भी जीव है, जैसे अपनी बात करें अपने अंदर, ठीक है, हंसता खेलते हुए चेहरे के अंदर भी अगर चला गया अपनी बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर जाने के बाद में ये क्या हो जाता है कि एक्टिवेटेड हो जाता है, क्या हो जाता है, एक्टिवेटेड। और इसका जो जीनोम है, इसका जो डीएनए जीनोम है, वो ह्यूमन के मेन जीनोम के साथ जाके जुड़ जाता है, ह्यूमन मेन जीनोम, और एक प्रकार से जिंदा लाइफ की तरह क्या करता है, ट्रीट करता है। इसलिए वायरस को क्या कहते हैं, कनेक्टिंग एंड, वो नॉन लिविंग एंड लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। लाइकेन, लाइकेन भी क्या होता है, गुड एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गी का एसोसिएशन होता है, जो डिटेल में अपन पढ़ेंगे। तो ये अपने पास में थोड़ा सा दे रखा माइक्रोब्स के बारे में, जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक दो एनसीईआरटी की लाइनें दे रखी, वो भी मैं तुम्हें तुरंत समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए असूक्ष्म पादपों, असूक्ष्म मतलब बड़े पादपों की बात कर रहा है मैक्रो, तथा प्राणियों के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर जीव विज्ञानी तंत्रों के प्रमुख घटक सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स है, जो अभी अपन ने डिटेल में पढ़ा है। कक्षा 11 में आपने जीवित जीवों में पाए जाने वाली विविधताओं के बारे में, इनकी डाइवर्सिटी के बारे में बहुत ज्यादा मात्रा में पढ़ा। इनके हैबिटेट की आवाज बात करें तो बड़ी बड़ी तापी चिमनियों में, गीजरों के भीतर गहराई में 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा चरम से चरम परिस्थितियों में क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। सूक्ष्म जीव विविध रूपाई थी, इसके अंदर कौन कौन आ सकता है, प्रोटोजोआ, जीवाणु, फंगस, एल्गी, सूक्ष्मदर्शी प्लांट्स वगैरह वगैरह शामिल होता है। उसके अलावा विषाणु, वायरस, विरोइड तथा प्रियोन, जो इन्फेक्टेड प्रोटीन होती है, वो भी इसमें शामिल होते हैं। जीवाणु तथा अधिकांश कवकों के समान सूक्ष्म जीवों को पोषक मीडिया पर उगाया जा सकता है। इसका मतलब बैक्टीरिया को और जो फंगस होता है उसको पेट्री डिस्क के अंदर पोषक माध्यम में अपन क्या कर सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं। जस्ट मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। और इनको अपन क्या नहीं कर सकते, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो इसके अंदर अपने पास में यहाँ पे देखो, अगले जो चैप्टर है उसके अंदर दे रखा है, यहाँ पे इनका मैग्निफिकेशन दे रखा है, ये बैक्टीरिया दे रखे हैं इधर, ये अपने पास में बैक्टीरियोफेज है, ये एडिनो वायरस है, जो क्या करता है, रेस्पिरेटरी डिजीज करता है, श्वसनी संक्रमण करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये जो दे रखा फंगल कॉलोनी, देखो यहाँ पे भी ये पेट्री डिस्क है, पेट्री डिस्क के अंदर अपने को फंगल कॉलोनी नजर आ रही है। और यहाँ पे ये बैक्टीरियल कॉलोनी, बैक्टीरियल कॉलोनी को अपन नेक्ड आई से देख सकते हैं, बिना सूक्ष्मदर्शी के देख सकते हैं इनकी कॉलोनी को पेट्री डिस्क में। आप जब एमबीबीएस में जाओगे तो वहाँ पे बाकायदा आपको पेट्री डिस्क में ये सब दिखाए जाएंगे। तो ये सब चीजें अपने को ढंग से पढ़नी है, बारीकी से पढ़नी है। अब अपन पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। माइक्रोब्स, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, घर पे कौन कौन से उत्पाद बनते हैं और उनमें सूक्ष्म जीवों का क्या उपयोग है। घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। देखो अपने घर पे कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं और उनमें सूक्ष्म जीवों का, उनमें माइक्रोब्स का क्या रोल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अपने देखो, जो अपने सब ग्रामीण इलाकों से बिलोंग करते हैं और अपने घर पे दूध निकाला जाता है और दूध को दही में कन्वर्ट किया जाता है। तो दूध को दही में कन्वर्ट करने वाला जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। तो घरेलू उत्पाद मिल्क, मिल्क को किस में कन्वर्ट करना, कर्ड में कन्वर्ट करना, तो उसका मैं पूरा प्रोसेस यहाँ पे तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है, ढंग से। और उसको आपको अच्छे से पढ़ना और समझना है। तो दूध को दही में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मिल्क कन्वर्ट इन कर्ड, मिल्क कन्वर्ट इन कर्ड, दही, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन बात करें मिल्क की। जो अपनी मदर या जो अपने फादर होते हैं, जो भी अपने गाय,
ये अपने पास में काऊ या बफेलो है, तो इससे अपन क्या करा, सबसे पहले मिल्क आइसोलेट किया। क्या किया? मिल्क। अपनी मदर क्या करती है? मिल्क निकालती है। मिल्क निकालने के बाद में इसको अच्छे से क्या कर लेते हैं? बड़ा गर्म कर लेते हैं। क्या करते हैं? इसको गर्म। इसको क्या करेंगे अपन? चूल्हे के ऊपर अच्छे से गर्म कर लेंगे। गर्म क्यों करते हैं? इसके अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? माइक्रोब्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? माइक्रोब्स। ठीक है, हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, इसको गर्म करने के बाद में हार्मफुल माइक्रोब्स क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय। ये मर जाएंगे। ये लो अपने पास में हार्मफुल माइक्रोब्स मर गए। ये अपने पास में क्या आ गया? इनको गर्म करने के बाद में नॉर्मल। अब अपन क्या करते हैं? अपनी जो मदर होती है, ये अपने पास में क्या है? मिल्क। अपनी मदर होती है, इसको नॉर्मल टेम्परेचर आने तक इसको पड़ा रहने देती है। जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर आती है तो हाथ डाल के इसको देख लेती है कि नॉर्मल टेम्परेचर, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे ही अब जो अपन इसमें जामन डालेंगे, इनोक्यूलम डालेंगे, ये जामन है, और जामन के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। उन बैक्टीरिया को अपन नाम देते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB, या फिर इसको बोल देते हैं लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या अपने पास में? इनोक्यूलम, या फिर इसको बोल देते हैं अपन जावण। इस जावण के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। जैसे ही लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इसके अंदर आएंगे तो इसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? अपनी संख्या बढ़ाएंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि करेंगे। यहाँ पे अपनी संख्या बढ़ाएंगे फटाफट फटाफट। अब मिल्क के अंदर पाई जाती है मिल्क प्रोटीन। क्या पाई जाती है? मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन का क्या नाम है? ये भी क्वेश्चन पूछ लेता कई बार। केसीन। कौन सी प्रोटीन होती है बेटा? केसीन। मिल्क प्रोटीन का नाम होता है केसीन। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मिल्क प्रोटीन केसीन। प्रोटीन का ये क्या करेंगे? बैक्टीरिया पार्शियल, आंशिक रूप से, बिल्कुल एनसीईआरटी में पार्शियल लिख रखा, पार्शियलाइजेशन, पार्शियली डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। इस मिल्क प्रोटीन का क्या होगा? पार्शियल डाइजेशन होगा, पूरा नहीं पचाएंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो अपने पास में इसमें बैक्टीरिया बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया, ये बैक्टीरिया बढ़ गए, तो ये बैक्टीरिया क्या सीक्रेट करते हैं बेटा? एक लैक्टिक एसिड का सीक्रेशन करते हैं, लैक्टिक एसिड का श्रावण। अब देखो जैसे ही इसके अंदर लैक्टिक एसिड आएगा, लैक्टिक एसिड का क्या काम है? कोगुलेट कर देगा, मिल्क प्रोटीन को क्या कर देगा? जमा देगा, कोगुलेशन। जैसे अपन बात करें कि अपने पास में दूध है, दूध में अपन नींबू डाल देते तो फट जाता ना, कोगुलेट गाढ़ा हो जाता, चिथड़े हो जाते उसके, तो वैसे ही लैक्टिक एसिड आने की वजह से जो प्रोटीन थी उसका क्या हो जाएगा? कोगुलेशन। क्या हो जाएगा? उसका श्रावण। और ये क्या करता है? कोगुलेशन, कोएगुलेशन, मतलब गाढ़ा बना देगा उसको। क्या कर देगा? गाढ़ा। अब जो अपने पास में वो मिल्क किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? ये किस में कन्वर्ट हो गया अपने पास में? कर्ड में। किस में कन्वर्ट हो गया? कर्ड में, दही में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दही। दही के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? विटामिन B12, विटामिन B12, विटामिन B12। विटामिन B12 क्या करता है? परनीसिस एनीमिया नहीं होने देता। क्या नहीं होने देता? परनीसिस बीमारी नहीं होने देता। ये बिल्कुल 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है, ठीक है, वहां पे लास्ट वाले चैप्टर के अंदर विटामिन B12 के बारे में लिख रखा है। तो विटामिन B12,
ये क्या करता है, परनियसिस डिजीज नहीं होने देता, परनियसिस डिजीज से बचाता है। ये लो अपने पास में, इसको लिख लो आप, दूध कैसे दही में कन्वर्ट होता है, ये पूरा प्रोसेस मैंने अच्छे से समझा दिया है। देखो एक बार मैं वापस तुम्हें अच्छे से बताऊं कि यहाँ पे दूध को दही में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले दूध को अपन ने आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद में अपनी मदर उसको अच्छे से चूल्हे पे बॉईल करती। बॉईल करने का राज एक ही है, उसमें पाए जाने वाले जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको किल करना। उबाल कर उनको क्या कर दिया, किल। अपनी माता जी उसमें हाथ दे के नॉर्मल टेम्परेचर जैसे आता है उसमें थोड़ा सा जावड़ के रूप में छाछ, इनोक्यूलम फ्लूइड के रूप में उसके अंदर कुछ छाछ मिलाती है, ठीक है, या कुछ कर्ड मिला देती है जो बचा हुआ पहले से, और उसके अंदर मिलियन ऑफ क्या प्रेजेंट होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जैसे मिल्क के अंदर आते हैं और इधर उधर दहकते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर बड़ा सूटेबल होता है, ऑप्टिमम, और वहाँ पे दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि करते हैं, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं तो साथ के अंदर वो लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस करते हैं, और जो मिल्क में पाई जाने वाली केसिन प्रोटीन है उसका पार्शियल डाइजेशन कर देते हैं, और जो लैक्टिक एसिड सीक्रेट हुआ उसको क्या कर देगा, कोगुलेट कर देगा उस प्रोटीन को। जैसे ही कोगुलेशन करेगा तो वो गाढ़ी हो जाएगी और कर्ड में बदल जाएगी, और कर्ड में विटामिन B12 प्रेजेंट होता है, और जो विटामिन B12 होता है वो परनीसिस डिजीज से बचाता है। ये बात बिल्कुल आपके जो 11th क्लास की NCERT है उसके अंदर बाकायदा लिख रखी है। 12वीं क्लास की बायोमोलिकुलर चैप्टर में मैं कल तुम्हें ये चीज़ दिखाऊंगा। तो दूध से दही कैसे बनता है मैंने पूरा प्रोसेस तुम्हें अच्छे से समझा दिया है। उसके अलावा और भी अपने पास में जो प्रोडक्ट्स दे रखे हैं उन सबको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब अपन पढ़ेंगे घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव दूध से दही, तो पढ़ी है अपन ने। एक होता है बेटा दाल चावल का बना ढीला ढाला आटा, NCERT लिख रखी है अपने पास में। यहाँ पे जो जो पॉइंट लिख रखी है NCERT वही मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। दाल चावल का बना ढीला ढाला आटा जिसका यूज इडली और डोसा बनाने में किया जाता है। डोसा बनाने में किया जाता है, ये NCERT के अंदर लिख रखा है, किया जाता है, ठीक है। तो ये जो दाल चावल का बना हुआ ढीला ढाला आटा होता है इसको डोच कहते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर भी बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो ये जो आटा होता है दाल चावल का, ये बेटा क्या होता है, फर्मेंटेट। क्या होता है, फर्मेंटेट। और इसकी जो फुली हुई संरचना होती है, इसकी फुली हुई संरचना CO2 गैस निकलने के कारण होती है। CO2 गैस निकलने के कारण होती है। CO2 गैस निकलने के कारण होती है। तो देखो ये NCERT के अंदर कहाँ दिख रखा है, ये मैं तुम्हें बता दूं। देखो द डोच यही है, दाल चावल का बना ढीला ढाला आटा, इसी को अपन कहते हैं डोच। ठीक है। तो डोच विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली इज आल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। किसके द्वारा इसका फर्मेंटेट किया जाता है, बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया के द्वारा जैसे इसको फर्मेंटेट करेंगे तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी बेटा, CO2 गैस। कौन सी,
CO2 गैस, जब भी कोई गैस बाहर निकलती है तो उसको फुला देती है, फूल कर बाहर निकलती है, वो परफोरेटेड हो जाता है, उसमें छिद्र हो जाते हैं, जिससे उसकी संरचना क्या हो जाती है, फूल जाती है, फूली हुई रहती है। ठीक है, तो उसके बाद में देखो फिर कह रहेगा द प्रोडक्शन ऑफ द गैस कैन यू टिल विच इज द मेटाबॉलिक पाथवे इज द टेकिंग बैलेंस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2। क्या आप इसके पाथवे को समझा सकते हो? बिल्कुल, ये 11वीं के अंदर दे रखा, अपने को पता है। वेयर डू यू think the bacteria for this fermentation come from? Similarly to the dose which is used for the making bread is fermented using the baker's yeast Saccharomyces cerevisiae। यहाँ पे सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट लाइन आई है यहाँ पे ईस्ट की फर्मेंटेशन की। ये कहानी में तुम्हें बड़ी डिटेल में पढ़ा होगा कि ईस्ट कैसे फर्मेंटेशन करता है। तो आ जाओ, तो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे जो पेय पदार्थ है, ठीक है, अल्कोहल वगैरह, अल्कोहल, विस्की, ब्रांडी, रम वगैरह, वो कैसे बनती है। तो यहाँ पे सबसे पहले ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट वर्ड का मतलब ही होता है एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम। यहाँ पे ईस्ट में फर्मेंटेशन में भाग लेता है। किसमें भाग लेता? फर्मेंटेशन में। फर्मेंटेशन। उसके अलावा अपन बात कर सकते हैं जो ईस्ट होता है इसको सेकेरोमाइसिस सेरिविसिस भी कहते हैं। सेकेरोमाइसिस सेरिविसिस, इसी को ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? ब्रेड मोल्ड, ब्रेवेसिस्ट भी कह देते हैं। तीन नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है एनसीईआरटी के अंदर। ब्रेवेस, ब्रेवेसिस्ट, इसी का नाम है। ये तीनों चीजें अपने को याद रखना। ईस्ट सूक्ष्म जीव है, माइक्रोब्स है। ईस्ट, ईस्ट क्या है? फंगस है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। ये 11th की एनसीईआरटी के अंदर किंडर फंगस के अंदर दे रखा है बिल्कुल डिटेल में वहां पे कि सर यहाँ पे इसका क्या काम है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि ये अल्कोहल कैसे बनाता है, फर्मेंटेशन कैसे, क्या प्रोसेस है, उसकी थोड़ी सी मैं यहाँ पे कहानी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आ जाओ। ईस्ट, देखो अल्कोहल कैसे बनती है। अल्कोहल अपन बनाएंगे C2H5OH, दारू। अल्कोहल बनाने का सबसे पहले अपने पास में कोई गन्ना, ये क्या अपने पास में शुगर, या फिर ग्रेप्स, ग्रेप्स, या फिर बार्ली, जो इन सबको अच्छे से क्या किया जाता है? क्रश किया जाता है, पीसा जाता है। क्रश, इनका क्या बना दिया अपने, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया, इनको क्रश में बदल दिया एकदम। टुकड़ों में पीस दिया, क्रस्ट, छोटे छोटे पार्टिकल्स। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों तोड़ दिया? क्यों? क्योंकि अगर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। इनका क्या बढ़ जाएगा? सरफेस एरिया इंक्रीज, एरिया इंक्रीज। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो जो भी एंजाइम इन पे आएंगे, ईस्ट आएगा तो वो ज्यादा एंजाइम सीक्रेट करेगा और ज्यादा एरिया मिलेगा तो ज्यादा यहाँ पे इसका डाइजेशन होगा, पाचन होगा और अपने को बना प्रोडक्ट मिलेगा। इसको अपन नाम दे रहे हैं मोलासीज। क्या नाम देते हैं? मोलासीज। हिंदी मीडियम वालों के लिए तो वरदान साबित है मोलासीज। मोलासीज हर जगह आएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इस मोलासीज को किस में डालेंगे बेटा? एयर टाइट बर्तन में डालेंगे। किसमें? एयर टाइट। एयर का मतलब हवा नहीं जानी चाहिए, एयर नहीं होगी, कंडीशन पैदा करेंगे। तो इसका मतलब जो बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका, ये जो सब बनती है ना, ये इसी प्रोसेस फर्मेंटेशन
फर्मेंटेशन के माध्यम से बनती है। ठीक है, तो अब इसको किस में डालेंगे, एयर टाइट बर्तन के अंदर। तो ये अपने पास में एयर टाइट बर्तन, बायोरिएक्टर टाइप में बड़े बड़े बर्तन होते हैं। इन बर्तनों को अपन बोलते हैं फर्मेंटर। एक बार तो बोर्ड के अंदर ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया था फर्मेंटर का। ये क्या अपने पास में बहुत बड़ा बर्तन है, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इस मोलर से इसको डाल देंगे, एयर टाइट है, एयर टाइट, एयर टाइट। अब जैसे इसके अंदर अपन ने डाला, इस पे कौन ग्रो कर जाएगी, ईस्ट आ जाएगी। इस पे कौन आ जाएगी, ईस्ट। ईस्ट यहाँ पे क्या सीक्रेट करेगी, एंजाइम। क्या सीक्रेट करेगी, एंजाइम, और इसको क्या कर देगी, पचा देगी। पूरा यहाँ पे जो पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवे चलेगा, यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। किस में, लिक्विड के अंदर। लिक्विड बन गया अपने पास में यहाँ पे तरल। इस तरल को, इस लिक्विड को अपन क्या कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, आइसोलेट। यहाँ से पाइप लगा हुआ रहता है, उसके अंदर अपन लिक्विड आइसोलेट कर लेते हैं। यहाँ आने के बाद में इस लिक्विड को प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं। पूरी बायोटेक्नोलॉजी लगती है, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद में फाइनली ये फिर मार्केट में आता है बोतलों के रूप में, चेक होगा, फिर आता है, फिर बड़े चाव से लोग इसको पीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार गलती से क्या होता है कि जो ये एथेनॉल है, ये गलती से किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैथेनॉल में। तो ये गुजरात में तो ऐसी चीजें चलती रहती है। तो मैथेनॉल क्या होती है, बड़ा जहरीली शराब, लोग इसको पीने से क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये अपने प्रकार, इस प्रकार ये क्या बनती है, अपने पास अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। कुछ नहीं, शुगर केन, ग्रेप्स, बार्ली को अच्छे से कूटा जाता है। अच्छे से कूटने के बाद में इनको क्रश कर लिया। क्रश करने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे ईस्ट के एंजाइम की एक्शन है ना वो बढ़ जाएगी ज़्यादा सरफेस एरिया में। इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और साथ में CO2 गैस निकलती है, वो निकल जाएगी बाहर। और ये जो लिक्विड है उसको आइसोलेट करके डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के लिए अपन भेज देते हैं। फाइनली इनको बोतलों के अंदर भरा जाता है और अपने को मार्केट में प्रोडक्ट मिलता है। तो ये था अपने पास में ईस्ट से अल्कोहल कैसे बनती है। अब आता है साउथ इंडिया के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल्स के अंदर लोग बड़े चाव से फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स को पी के डीजे पे डांस करते हैं, मजे लेते हैं। तो दक्षिण भारत, साउथ इंडियन पीपल, नॉट NCERT की लाइन है, साउथ इंडियन, साउथ इंडियन पीपल, उनके जो फेस्टिवल, उत्सव होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, उत्सव, समारोह में फर्मेंटेड प्रोडक्ट टोडी, फर्मेंटेड प्रोडक्ट टोडी को बड़े चाव से सब मजे लेकर पीते हैं, सब पीते हैं। अब ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे पीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टोडी है ये इंपॉर्टेंट है। ये टोडी किससे मिलती है, देखो कुछ नहीं, यहाँ पे एक ट्री है जिसका नाम है ताड़ का वृक्ष, पाल्म ट्री। ये बहुत बड़े 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 खजूर का पेड़ होता है ना, वैसे पाल्म ट्री होती है, बड़े बड़े पाल्म ट्री, पाल्म ट्री। पाल्म ट्री, ताड़ का वृक्ष, यहाँ के जो साउथ इंडियन पीपल्स रहते हैं, जो लुंगी पहनते हैं, वो क्या करते हैं, ताड़ के वृक्ष पे जाते हैं, मटकी लेते हैं और यहाँ पे चढ़ने के बाद में इस मटकी को यहाँ पे कट लगाते हैं, यहाँ पे कट लगा के और एक मटकी को क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, क्या करके कट लगा के इस मटकी। अब इस कटाव से लगातार कंटिन्यूअस रिसाव होता है और यहाँ से ये फ्लूइड निकल निकल कर यहाँ आता है, ये रिसाव। जैसे ये बढ़ती है, इसको फर्मेंटेड होने के लिए, इस रस को क्या कर देते हैं ना, फर्मेंटेड होने के लिए छोड़ देते हैं, क्लोज टाइट कर दिया इसको, ये क्या हो जाएगा, फर्मेंटेड
फर्मेंटेड होने के बाद में ये किसमें बदल जाता है, टोडी के अंदर। किसमें बदल जाता है, टोडी में। और इस टोडी को बड़े चाव से लोग एक पेड़ बना दे यार, फिर देख मेरे रिजल्ट उसके साथ पीते हैं। ये साउथ इंडियन पीपल्स इसको बहुत बड़े चाव से यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे अपने ये भी बनाई है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स है, घरेलू उत्पाद है, जैसे अपन कल पढ़ेंगे रोक्यूफोर्टाई चीज, ठीक है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम सारमिनाई के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी जो अपने पास में घरेलू प्रोडक्ट्स है और कहाँ कहाँ यूज होते हैं उन सब के बारे में मैं डिटेल में तुम्हें लाइन टू लाइन सब चीज़ें पढ़ूंगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर अच्छा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। आपका अपना ब्रह्म प्रकाश हमेशा आपके साथ है और एनसीईआरटी से आपको इस कदर रूबरू करवाएगा कि आपका नीट में सिलेक्शन होके रहे। थैंक यू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स।